हम और हमारी सोसाइटी में रह रहे लोगों की नॉर्मली एक बड़ी अलग सी मेंटालिटी है कि जिन लोग को सज़ा हो जाती है, जो लोग किसी भी कारणवश जेल चले जाते हैं, वो अपराधी माने जाते हैं। और जिन्हें अपराध करने के बावजूद अगर जेल नहीं होती है, कोई सज़ा नहीं मिलती है, तो वो अपराधी नहीं माने जाते हैं। तो बेसिकली हमारी नज़र में अपराधी वही है जो कोई तरह का सज़ा काट करके आया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी की क्लास जब हम लेते हैं, क्रिमिनोलॉजी जब पढ़ते हैं, तो उसमें यूनिट 1 में एक टॉपिक है अपराधों के प्रकार। और अपराधों के प्रकार में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार एक आता है वाइट कॉलर क्राइम, जिसको बोलते हैं श्वेत वाशन अपराध। तो श्वेत वाशन अपराध यानी वाइट कॉलर क्राइम क्या है, इसके मेन कॉज क्या है, इसके लिए सजेशंस क्या है कि कैसे इसे रोका जा सके, इसका कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, और मतलब ओवरऑल जो आपको एक वाइट कॉलर क्राइम पर एक जो एस्से होता है ना, कैसे लिखना है, निबंध या आंसर राइटिंग कैसे करना, वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको डिफाइन करके, मैंने अपनी लैंग्वेज में समझा है, मैं आपको इसको डिफाइन करके बताती हूँ। तो ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम यानी श्वेत वसन अपराध जो है, इसमें सर्वप्रथम किसने दिया था? सदरलैंड ने। तो 100 से श्वेत वसन, 100 से सदरलैंड, याद रखिएगा। सदरलैंड ने इस अवधारणा को व्यवस्थित रूप से बताया था। अब उन्होंने बताया क्या? तो उन्होंने बताया कि श्वेत वसन अपराध का मतलब होता है ऐसा अपराध जो कि व्यापार, उद्योग, व्यवसाय में जो लगे हुए व्यक्ति होते हैं, वो अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को संपन्न करने के लिए करते हैं। और ये अपराधी संपन्न और बहुत अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। और क्या होता है कि वो कानून से उनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतने हाई क्लास के होते हैं कि उनको पता है कि कानून उनके साथ पक्षपात करेगी, वो बच जाएंगे, अपराधी नहीं कहे जाएंगे और कानून की पकड़ में भी नहीं आ पाएंगे और ना ही उन्हें जेल भेजा जाएगा। तो ऐसे अपराधियों के लिए नज़र में कानून की कोई परिभाषा है नहीं, क्योंकि वो कानून की नज़र में अपराधी सिद्ध नहीं हुए हैं। इससे क्या होता है, वो अपराधी सिद्ध नहीं होते, लेकिन समाज को हमारे इससे बहुत हानि होती है, इकोनॉमिक हानि तो होती ही है, साथ ही साथ एक कुंठा भर जाती है समाज में। तो सदरलैंड कहते हैं कि अभी की जो अवधारणा है ना, ये जो अवधारणा है अपराध के संबंध में, ये गलत है। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि वही अपराधी माना जाएगा, वही व्यक्ति जो सज़ा काट रहा है, जो किसी भी तरह से कभी सज़ा काट चुका है और जो जेल में रह चुका, वही अपराधी। और जो जेल से बच गया वो क्या है? अपराधी नहीं है। जैसे कि गरीबी, बुद्धि की कमी, मानसिक रोग, ये सब अपराध को कई लोग उसी से जोड़ देते हैं कि जो गरीब रहा होगा इसलिए अपराध किया, जो उसके अंदर बुद्धि की कमी हो रही होगी या मानसिक रोगी इसलिए अपराध किया होगा। पर ये इस अपराध का लिंक सिर्फ इससे हो ही नहीं सकता। तो जो सदरलैंड है वो कहते हैं कि अपराधी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो अपराधी वो होता है जो दंड पाता है, और वो अपराधी जो वास्तव में अपराध तो करते हैं पर कानून को इतना प्रभावित कर देते हैं अपनी शक्ति से कि वो जेल से बच जाते हैं, क्योंकि वो हाई क्लास के लोग होते हैं। अब आप चाहें तो इसमें नाम के साथ भी एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्योंकि इतना तो न्यूज़ आप भी देखते होंगे कि कौन से हाई क्लास लोग हैं जो अपराध करके बच जाते हैं। खैर, अब डेफिनेशन ऑफ व्हाइट कॉलर, वैसे आप चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, कोई एक एग्जाम्पल तो ज़रूर बताइएगा जो आपको पता हो कि हाई क्लास लोगों ने, जो इकोनॉमिक रूप से बहुत स्ट्रांग, उन्होंने क्राइम किया और बच गए और गबन करके निकल गए। ठीक है। अब चलिए, डेफिनेशन ऑफ व्हाइट कलर क्राइम का परिभाषा कैसे दिया गया। तो फिर से सदरलैंड ही है जो परिभाषा देते हैं कि अपराध को एक सम्मानित और उच्च सामाजिक स्तर वाले व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया गया अपराध है। और हाटुंग कहते हैं कि ये अपराध जो है समाज के ऊंचे आर्थिक वर्ग के भाग से आता है, जो सुशिक्षित भी होते हैं। और टेफ्ट कहते हैं कि ये अपराध उच्च वर्ग द्वारा किया जाता है। तो बेसिकली चाहे सदरलैंड हो, हाटुंग हो या टेफ्ट हो, तीनों का थीम एक ही था कि व्हाइट कॉलर क्राइम वही है जो सम्मानित और उच्च वर्ग के लोग होते हैं, वही लोग अपने व्यवसाय के लिए करते हैं। वैसे तो अब तक आप इसकी विशेषता भी समझ गए होंगे व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स की, लेकिन तब भी हम अगर आंसर राइटिंग करते हैं, इससे लिखते हैं, तो कुछ चीज़ें पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे कि सदरलैंड ने इस अपराधी की विशेषता को कई श्रेणी दी है। पहला तो उच्च आर्थिक स्तर का व्यक्ति होगा, किसी अच्छे व्यवसाय में होगा। दूसरा, वो कानून को प्रभावित करने वाला व्यक्ति होगा, मतलब उसके पास इतना पैसा होगा, इतना पावर होगा कि वो कानून को भी अपने इफेक्ट में ला सकता है। तीसरा, वो कानून के महत्व को अस्वीकार करता होगा, मतलब उसकी नज़र में वो इतना सफल होगा अपने व्यवसाय में कि उसकी नज़र में कानून की इंपॉर्टेंस ही कम होगी। वैसे तो देखो, जो गरीब सताए हुए वर्ग होते हैं ना, उनके नज़र में भी कानून का इंपॉर्टेंस कम होता है, बट तब भी उनको सज़ा मिलती है, क्योंकि उनकी पहुंच कानून तक नहीं होती है कि वो अपने हिसाब से कानून को हैंडल कर सके। चौथा, आर्थिक लक्ष्य होता है ऐसे अपराधी का। आर्थिक लक्ष्य पाने के लिए अपराध करते हैं। सरकार और शासन में प्रभाव भी डालते हैं ऐसे अपराधी, मतलब गवर्नमेंट तक में घुसे हुए हैं ऐसे अपराधी, गवर्नमेंट को भी अपने प्रभाव में ले आते हैं अपने पैसे और पावर से। छठा है, वो दंड से हमेशा बच जाते हैं। सातवां है गोपनीय, इनके काम जो है वो सरकार भी छुपाती है, न्यायालय भी छुपाती है और मीडिया भी छुपाती है। और आठवां है, ये भेदभाव पे आधारित। तो ऑब्वियस है व्हाइट कॉलर क्राइम भेदभाव पे आधारित है, तभी तो उनको सज़ा नहीं मिल रही ना। तो टोटल 8 पॉइंट है जो कि इसकी विशेषता को बताते हैं। लेकिन अब बात यह कि कॉजेज ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम, कारण क्या है इसका।
तो वाइट कॉलर क्राइम का पहला कारण जो है वो व्यक्तियों की लापरवाही है। क्या होता है, हमारे आसपास ऐसी चीज़ें होती रहती हैं लेकिन और हम शिकार हो जाते हैं उसके। जैसे कि महाजन जो है वो ब्याज लेकर के हमको परेशान करते रहता है अगर हमने एक बार ऋण ले लिया तो। लेकिन हम उसके आने में कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हम खुद ही, हमारे पास इतनी पावर नहीं कि हम उसके खिलाफ कुछ कर सकें। दूसरा है कानून से अनभिज्ञता। कई बार व्यापारी है, सूदखोर है, इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं कि जिसको उन्होंने सूद दिया है, पैसा दिया है, उसको कानून का नॉलेज है नहीं तो वो मेरा क्या ही कर लेगा। तीसरा है अज्ञानता। समाचार पत्र में भी ऐसे विज्ञापन छापे जाते हैं जिसका फ़ायदा ये लोग उठा लेते हैं और हमारे देश में अधिकतर ये अज्ञानता के कारण ऐसा अपराध होता है। चौथा है जागरूकता का अभाव, क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम के बारे में लोगों को जागरूकता की कमी है, इसके कारण भी ये होता है। पांचवा है ठगे जाने के बाद विज्ञापन देने वाले का पता नहीं लगता है। कई बार विज्ञापन में आता है और विज्ञापन को देख करके बहुत सारे लोग जैसे लोन ले लेते हैं, गोल्ड लोन ले लिया और फिर पता चलता है वो कंपनी ही फरार हो गई। फिर पुलिस भी उसमें इंटरेस्ट दिखाती नहीं क्योंकि वो अज्ञान, एक तो लोग डीले कर देते हैं और उसके बाद पुलिस भी उस लोग को भी लगता है वो फरार ही हो गई तो ये बेकार का काम है। तो ठगे जाने के बाद विज्ञापन देने वाले का पता ही नहीं होता है। कानून के विस्तार में कमी। इस मामले में कानून भी जो है उतना विस्तृत नहीं है क्योंकि आजकल कानून के ऊपर भी वर्कलोड बहुत है, न्यायालय पे लंबित वाद बहुत सारे हैं। इसके बाद है भौतिकवादी मनोवृत्ति, मतलब जो भी इंसान को पैसा चाहिए होता है ना, वो पैसे के लिए कुछ भी कर लेता है, कोई भी साधन से अपना करके उसको कर लेगा, उसका लालच बस पूरा होना चाहिए। और आठवां है सामाजिक मूल्यों का पतन। अब धीरे धीरे लोगों का सामाजिक मूल्य, जो थॉट्स होते थे ना, अच्छे थॉट्स, वो कम होते जा रहे हैं, तो उनके लिए ये सब अपराध है ही नहीं। अब जब इतनी सारी चीज़ें हो गई कि अपराध का कारण पता चल गया, तो हमको कुछ ऐसा भी तो करना होगा ताकि हम वाइट कॉलर क्राइम को रोक सकें। यहाँ हम में मैं भी आती हूँ, आप भी आते हैं, पूरी सोसाइटी आती है, पूरे पॉलिटिकल पार्टीज आती, पूरा देश आता है, ठीक है। तो सजेशन टू प्रिवेंट वाइट कॉलर क्राइम्स में रोकने के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं, हम सुझाव दे सकते हैं, सुझाव को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय और प्रांतीय सरकारों को मिलकर इस पे काम करना चाहिए। दूसरा है छानबीन के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करनी चाहिए। अगर सरकार, पुलिस ये बोलती है कि हमारे पास प्रेशर बहुत है तो अलग से एक जांच आयोग बनाए। तीसरा है ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए एक शक्तिशाली गुप्तचर विभाग की स्थापना करनी चाहिए कि कहाँ पे ऐसा जो है क्राइम हो रहा है, गुप्तचरों के थ्रू पता चले। चौथा है न्यायालय को भी व्यवहार में लाया जाए, या तो फिर इसके लिए अलग से वो बना दिया जाए, कहते हैं डिसीजन मेकिंग पावर किसी को दिया जाए अगर न्यायालय पे केस इतने लंबित है तो। इसको सामान्य कानून के तहत ही दंडित किया जाए, ऐसे लोग को छोड़ना नहीं चाहिए, कठोर दंड दिया जाना चाहिए। दूसरा फिर है कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी और सद्व्यवहार व्यक्तियों को विकास करना चाहिए ताकि उनके अंदर उत्तरदायित्व की भावना आए, और अपराधियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए ताकि वो ईमानदारी से मानवीय गुणों के साथ अपना काम कर सकें। तो ये जितने भी सुझाव थे ना, वो सब क्या देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने के लिए दिए गए थे, और ये सब आदर्शवादी सुझाव हैं। जब तक आप दिमाग से नहीं सोचोगे, तब तक आपका दिमाग अलाउ नहीं करेगा, तब तक आप ये नहीं कर सकते हो। अब इस अपराध का प्रभाव क्या है हमारे उस पर, इफेक्ट ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। सबसे पहले तो आर्थिक असंतुलन पैदा होता है कि ऑब्वियस है, गरीब जो है वो और गरीब हो रहा, अमीर और अमीर हो रहा। उद्योगपति जो है बचत करने के लिए, गरीब आर्थिक बचत करने के लिए कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ अमीर लोग जो है जिनको आर्थिक पावर है वो संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरा है समाजवाद में बाधक। समाजवाद क्या कहता है, संसाधनों का समतापूर्वक वितरण, मतलब जितने भी चीज़ें हैं सबको समानता से मिले। इससे क्या हो रहा है कि इससे असंतुलन हो रहा है। तीसरा है कर की हानि, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग तो कर दे रहे हैं, जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, पर बाकी लोग जालसाजी करके कर ही नहीं दे रहे हैं, तो टैक्स को हानि हो रही है। चौथा, इससे राजद्रोही पनप रही है, जैसे क्रिकेट में मैच फिक्सिंग होती है, इससे क्या होता है, देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीयता की भावना पे वो असर होता है। पांचवा अनैतिकता, अनैतिक काम को प्रोत्साहन मिल रहा है, क्योंकि ये सब काम नैतिक तो हो नहीं सकते, ये सब तो अनैतिक काम ही है। अब इसी से लिंक क्वेश्चन है कि व्हाइट कॉलर क्राइम का मेजर फॉर्म्स क्या है, इसका स्वरूप क्या है। तो पहला तो इसका स्वरूप है फ्रॉड, यानी कि जालसाजी, जैसे कि कोई गलत फर्जी प्रमाण पत्र बनवाता है, जाली पासपोर्ट बनाता है, फिर जाली पैन कार्ड बनवा लेता है, बीमा कंपनी से झूठा क्लेम करके रुपया ले लेता है, गलत हस्ताक्षर करके पैसा निकाल लेता है किसी के बैंक से। दूसरा है चोर बाजारी और मुनाफाखोरी। इसमें क्या होता है, व्यापारी अपने पास माल जमा करके प्राकृतिक संकट के समय, जैसे बाढ़ आया, सूखा आया, उस समय का लोगों को महंगे दामों पर अनाज बेचते हैं, इससे और फिर आयकर की चोरी कोई करता है, कोई काला धन कमाता है। ये सब क्या, चोर बाजारी और मुनाफाखोरी। तीसरा है तस्करी, यानी कि स्मगलिंग, जैसे वस्तुओं को विदेशों में बेचना। तो सरकार द्वारा आयात निर्यात अगर बंद कर दिया गया किसी चीज़ का, तो भी गलत तरीके से उसको बेचना, इसको बोलते हैं तस्करी, और ये बड़े बड़े गिरोह करते हैं। चौथा है रिश्वत। रिश्वत छोटे और बड़े दोनों स्तर पर लिया जाता है, लेकिन ओवरऑल ये है एक अनैतिक कार्य, चाहे पुलिस विभाग हो, विद्युत विभाग हो, दूरसंचार विभाग हो, रिश्वत हर जगह चलता है। पांचवा है विश्वासघात या षड्यंत्र करना, कानून की पकड़ से दूर होकर के किसी के साथ विश्वासघात करना, जैसे कि श्रमिकों के जो नेता होते हैं बाकी श्रमिकों का उत्पीड़न करते हैं, या कोई झूठी गवाही दे देता है, विश्वासघात, पैसे के लिए झूठी गवाही दे देता है। अस्पताल में बच्चे होते हैं, बच्चा बदल दिया जाता है, ये सब क्या विश्वासघात है।
फिर पद का दुरुपयोग करना, कुछ लोग अपने पावर्स का दुरुपयोग करते हैं, जैसे चुनाव के समय भ्रष्ट तरीके से अपनाना, अपनी इच्छा अनुसार लोगों को परमिट दे देना, झूठे प्रमाण पत्र बनाना। फिर है गुप्त व्यवहार करना, सीक्रेट एक्टिविटी, जैसे कई जगह कई चीज़ों पे प्रतिबंध लगा हुआ है, जैसे कहीं पर भी जुआ खेलना मना है या पार्टी में शराब ले जाना मना है, लेकिन अलग अलग तरीके से गुप्त तरीके से शराब का यूज़ करना और जुआ खेलना। अब ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम है वो कहाँ-कहाँ है भारत में? सबसे पहले तो ऑब्वियस है ये व्यापार के क्षेत्र में है, क्योंकि आयकर की चोरी होती है, पैसा छिपाते हैं लोग, काला बाजारी करते हैं, जमाखोरी करते हैं, फिर मिलावट का काम कर रहे हैं, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं, किसी की भी गलत रिपोर्ट तैयार कर देते हैं, नकली सामान बेच रहे हैं, झूठा विज्ञापन दे देते हैं, श्रम संबंधी कितनी कार्रवाई करते हैं। दूसरा, इसका असर शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। कैसे? तो गलत सर्टिफिकेट्स बनाते हैं, गलत तरह से डिग्री दे देते हैं। इससे क्या होता है, आगे चल के वही अध्यापकों को अधिक वेतन देकर के उनका हस्ताक्षर करवा लेते हैं। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका असर हो, जैसे दवा कंपनी जो है वो गलत दवाइयाँ बेचती है, परिवार नियोजन जो है वो गलत तरीके से काम कर रहा है, गर्भपात करा दिया जाता है, भ्रूण हत्या करा दी जाती है, फिर है दवाइयों का गलत प्रयोग हो जाता है। और न्याय के क्षेत्र में इसका असर हो रहा है, क्योंकि लोग रिश्वत लेकर के न्याय दे देते हैं, वकील और सलाहकार सब कोई रिश्वत लेता है, संसद का सदस्यों को भी पैसा चलता है, झूठी गवाही देने तक के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। सरकारी क्षेत्र में इसका क्या असर है कि कर्मचारी जो है वो रिश्वत लेते हैं, शराब पीने के लिए, किसी पद पर नियुक्ति कराने के लिए रिश्वत लेते हैं। ठेके के क्षेत्र में इसका क्या असर है, तो अभियंताओं और ओवरसीयर्स पे इसका अधिकार मतलब असर पड़ रहा है। सरकार से प्राप्त भवन और सड़क निर्माण में चोरी, मिलावट, ठेके पे भवन और निर्माण बन रहा है, जो कि कमज़ोर बनते हैं क्योंकि सामान में ये लोग मिलावट कर देते हैं। और श्रम और उद्योग में इसका क्या असर पड़ रहा है कि जो लोग तेज लोग हैं वो लोग श्रमिक के नेता बन जाते हैं और बाकी लोग को वो लोग क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते रहते हैं और पूंजीपतियों से मिल करके लाभ कमाते हैं। तो ओवरऑल जो ये वाइट कॉलर क्राइम है इंडिया में, ये आपने अब तक समझ लिया कि क्यों फैल रहा है, इसका कारण क्या है, किस तरह से फैल रहा है, इसका क्या समाधान है, कैसे पहचाना जाए। लेकिन ये सब ओवरऑल किस चीज़ से कनेक्टेड है आपको पता है, हमारे अगले टॉपिक से, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन, जिसपे इससे भी आता है, जिसमें आपके LLB के सेमेस्टर्स में पूरे नोट्स आते हैं। तो ये सब किससे कनेक्टेड है, भ्रष्टाचार से। तो अगली क्लास जो है वो भ्रष्टाचार की। अब ये वाली क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स से शेयर कर लीजिएगा। चैनल के सब्सक्राइब और फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और बाकी के क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट LLB क्लासेस भी अपलोडेड है, टॉपिक वाइज, सेमेस्टर वाइज, यूनिट वाइज, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस अपलोडेड है, उसको ज़रूर देखिएगा।